कचरा संग्रहण एवं निपाटन। हम अपने घरों, विद्यालयों, दुकानों एवं कार्यालयों से प्रतिदिन अत्यधिक मात्रा में कूड़ा कचरा बाहर फेंकते हैं। अनाज, दालें, बिस्कुट, दूध अथवा तेल जिन्हें हम दुकानों से खरीदते हैं, प्राय प्लास्टिक की थैलियों अथवा टिनों में पैक होते हैं। पैकिंग की ये सभी वस्तुएं कचरे में फेंक दी जाती हैं। कभी कभी हम कुछ ऐसी वस्तुएं भी खरीद लेते हैं जिनका वास्तव में बहुत कम उपयोग होता है और प्राय हम उन्हें कचरे में फेंक देते हैं। अपने दैनिक क्रियाकलापों में हम अत्यधिक कचरा उत्पन्न करते रहते हैं। हम प्राय सार्वजनिक स्थलों पर, बसों अथवा रेलगाड़ियों में मूंगफली खाने के बाद इसके छिलके फेंक देते हैं। बस से उतरने के बाद हम टिकट को वहीं पर फेंक देते हैं। कोई बच्चे केवल खेल के लिए ही पेंसिल छीलता जाता है। यदि हम अपनी नोटबुक में कुछ गलत लिख लेते हैं अथवा उस पर स्याही फैल जाती है, तब पेज को फाड़कर फेंक देते हैं। इसके साथ साथ हम कई घरेलू अपशिष्ट जैसे टूटे खिलौने, पुराने कपड़े, जूते और चप्पल भी बाहर फेंक देते हैं। यदि हमारे घरों एवं आसपास से यह कूड़ा ना हटाया जाए तो क्या होगा? आपके विचार से यह हमें कैसे हानि पहुंचा सकता है? जब सफाई कर्मचारी कूड़ेदानों से इस कूड़े को ले जाते हैं तो यह कूड़ा कहाँ चला जाता है एवं फिर इसका क्या होता है? क्या यह संभव है कि यह सारा का सारा कचरा कुछ ऐसे पदार्थों में बदल दिया जाए जिससे हमें कोई नुकसान, कोई हानि ना हो? क्या हम इस दिशा में किस प्रकार से कुछ अपना योगदान दे सकते हैं? इस अध्याय में हम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के प्रयास करेंगे। पहली और बूझों के विद्यालयों के बच्चों ने कचरे का निपाटन नामक एक प्रयोजन प्रारंभ की। इस प्रयोजन से उन्होंने जो सीखा उनमें से कुछ बातों की चर्चा हम इस अध्याय में सीखेंगे। कचरे का निपाटन। सफाई कर्मचारी कूड़ा एकत्र करके ट्रकों द्वारा निचले खुले क्षेत्रों में, जहां गहरे गर्त होते हैं, ले जाते हैं। इन खुले क्षेत्रों को भराव क्षेत्र कहते हैं। वहां कचरे के उस भाग को जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उसी रूप में उपयोग ना किया जा सकने वाले कचरे से पृथक किया जाता है। इस प्रकार कचरे में उपयोगी और अनुपयोगी दोनों अवयव होते हैं। अनुपयोगी अवयव को पृथक कर लेते हैं और फिर इसे भराव क्षेत्र में फैलाकर मिट्टी की परत से ढक देते हैं। जब यह भराव क्षेत्र पूरी तरह से भर जाता है तब प्राय इस पार्क अथवा खेल का मैदान बना देते हैं। लगभग अगले 20 वर्षों तक इस पर कोई भवन निर्माण नहीं किया जाता है। कचरे के उपयोगी अवयव के निपाटन के लिए भराव क्षेत्र के पास कंपोस्ट बनाने वाले क्षेत्र विकसित किए जाते हैं। कंपोस्ट क्या है? आइए इसे निम्नलिखित क्रियाकलाप द्वारा सीखें। पहले यह जानने को उत्सुक है कि कचरा उपयोगी कैसे हो सकता है, फिर इसे फेंका ही क्यों गया? क्या इस कूड़े कचरे में कुछ ऐसे भी जो वास्तव में कचरा है ही नहीं? एक्सपेरिमेंट 1। अपने घर के कचरे को कूड़ेदान में फेंकने से पूर्व किसी स्थान पर एकत्र कीजिए। फिर इसे 2 समूहों में इस प्रकार पृथक कीजिए कि उनमें इस प्रकार की वस्तुएं हो। समूह 1, रसोई घर का कचरा जैसे फल एवं सब्जी के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ अपशिष्ट भोजन, चाय की पत्तियां, समाचार पत्र, सूखी पत्तियां एवं कागज की थैलियां भी इसी समूह में सम्मिलित कीजिए। समूह 2, कपड़ों के टुकड़े, पॉलिथीन की थैलियां, टूटा कांच, एल्युमिनियम के रिपर्स, कीले, पुराने जूते एवं टूटे खिलौने। अब प्रत्येक समूह के कचरे को 2 पृथक ढेरियों में बांटिए तथा इन्हें A, B, C एवं D से नामांकित कीजिए। इनमें से प्रत्येक समूह की एक डोरी को प्लास्टिक की 2 पृथक थैलियों में भरकर इनके मुंह कस कर बांध दीजिए। मैदान में 4 गड्ढे खोदकर प्लास्टिक की थैलियों और दूसरी डेरियों को पृथक गड्ढे में डालकर उन्हें मिट्टी से ढक दीजिए। आप कचरे के इन ढेरों को दबाने के लिए 4 गमले भी ले सकते हैं। 4 दिन के पश्चात कचरे के ऊपर से मिट्टी हटाकर कचरे में हुए परिवर्तन को देखिए। कचरे का काला हो जाना तथा उससे कोई दुर्गंध न आना यह दर्शाता है कि कचरे का पुनः विघटन हो गया है। इसे पुनः मिट्टी से ढक दीजिए। इसी प्रकार 2 दिनों के अंतर पर इनका अवलोकन करके अपने प्रश्नों को सुझाए अनुसार नोट कीजिए। क्या कचरा पूर्णतः विघटित है एवं उसे दुर्गंध नहीं आती है? आंशिक रूप से विघटित है, लगभग पूर्णतः विघटित है, परंतु अभी भी दुर्गंध आ रही है। कोई परिवर्तन नहीं हुआ। किस डेयरी के कचरे का विघटन हुआ है और किसका नहीं? अपने प्रश्नों के आधार पर आप सारणी 16.1 कॉलमों में, यदि आपने कुछ और परीक्षण भी किए हैं तो उन्हें भी अपने नोटबुक में लिखना ना भूलें। जो कचरा विघटित नहीं हो पाया उसे जलाइए अथवा फेंकिए नहीं।
यदि कचरा पूर्णतः विघटित हो गया हो और उससे कोई दुर्गंध नहीं आ रही हो तो उसे उस मृदा में मिला दें जिसमें आप अपनी पसंद के पौधे उगाते हैं। यह आपके पौधों को आवश्यक पोषक प्रदान करेगा। आपने इस क्रियाकलाप में यह परीक्षण किया होगा कि कचरे की कुछ चीज़ें विघटित होती है जिनसे खाद बनती है, जिसका प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। कुछ पौधों की विघटित और खाद में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिका दो प्रकार के कचरे को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती है। प्राय एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। नीले कूड़ेदान में पुनः उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, जैसे प्लास्टिक, धातुओं तथा कांच। क्या आपने यह ध्यान दिया कि ये वही पदार्थ है जो कूड़े के ढेर में विघटित नहीं हुए थे। हरे कूड़ेदान रसोई तथा अन्य पादप अथवा जंतु अपशिष्टों को एकत्र करने के लिए होते हैं। आपने यह नोट किया होगा कि इस प्रकार के अपशिष्ट मिट्टी में दबाने पर पूर्णतः विघटित हो जाते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक्सपेरिमेंट 1 में किए गए अनुसार कचरे को फेंकने से पहले उसे दो समूह में पृथक करना क्यों आवश्यक है। क्या आपने सड़कों के किनारे सूखी पत्तियों के कचरे के ढेर देखे हैं? बहुधा इन्हें जला देते हैं। प्राय किसान भी कटाई के पश्चात खेतों में सूखी पत्तियां, फसली पादपों के अपशिष्ट तथा भूसे जैसे अपशिष्टों को जलाते रहते हैं। इन्हें जलाने पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। हमें इस पद्धति को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इन अपशिष्टों को उपयोगी कंपोस्ट में परिवर्तित किया जा सकता है। कचरे का निपाटन परियोजना की अवधि में पहली एवं बूझों द्वारा नोट किए गए कुछ परीक्षण एवं विचार इस प्रकार है। छात्र ने अपनी नोटबुक में लिखा, अपनी पत्तियों को न जलाएं, आप इनके धुएं को सहन नहीं कर पाएंगे। छात्रा ने अपनी नोटबुक में लिखा, सरकार ने पत्तियों को जलाना चोरी क्यों नहीं माना। वास्तव में चोरी नहीं है। उसका अभिप्राय गैर कानूनी अथवा अपराध से था। वह चाहती थी कि सरकार पत्तियों और दूसरे पादप अपशिष्टों को जलाने से रोकने के लिए कानून बनाए। वर्मी कंपोस्टिंग, हम पौधों को कंपोस्ट देकर उनके मित्र बन सकते हैं। कंपोस्ट बनाकर हम स्वयं अपने भी बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे। मित्रों के विषय में बात करते समय क्या आप यह जानते हैं कि केंचुए किसानों के मित्र कहे जाते हैं। आइए यह पता लगाएं कि केंचुए की एक प्रजाति लाल केंचुआ कंपोस्टिंग में कैसे उपयोग होता है। विधि को वर्मी कंपोस्टिंग अथवा कृमि कंपोस्टिंग कहते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग द्वारा हम अपने विद्यालय में भी खाद बनाने का प्रयास कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट 2, मैदान में आइए एक गड्ढे लगभग 30 सेंटीमीटर गहरा खोदे अथवा कोई लकड़ी का बॉक्स किसी ऐसे स्थान पर रखे जो न तो बहुत गर्म हो ना ही बहुत ठंडा। ऐसे स्थान के बारे में आपका क्या विचार है जहाँ सीधी धूप नहीं पड़ती हो। आइए अब गड्ढे अथवा बक्से में लाल केंचुओं के लिए आरामदायक घर बनाते हैं। गड्ढे अथवा बॉक्स की तली एक जल अथवा मुर्गा जाली बिछा दीजिए। इस विकल्प के रूप में तली में रेत की 1 अथवा 2 सेंटीमीटर मोटी परत भी बिछा सकते हैं। अब रेत के ऊपर सब्जियां अथवा फलों के अपशिष्ट बिछा दीजिए। आप हरी पत्तियों, पौधों की सूखी डंडियों के टुकड़े, भूसा अथवा समाचार पत्र की 1 इंच चौड़ी पट्टियां काटकर उन्हें रेत अथवा जाली के ऊपर बिछा सकते हैं। आप अपनी नोटबुक के बेकार गत्ते को काटकर भी पट्टियां बना सकते हैं, परंतु चमकीले प्लास्टिक वाले कागज एवं काटन का प्रयोग ना करें। रेत अथवा तार की जाली पर सूखी गोबर भी बिछाया जा सकता है। कुछ जल छिड़क कर इस परत को नम बनाइए। ध्यान रहे कि जल इतना अधिक ना हो कि वह बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाइए नहीं, इसे पोला नहीं रहने दीजिए ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु एवं नमी बनी रहे। अब आपका गड्ढा लाल केंचुओं के स्वागत के लिए तैयार है। कुछ लाल केंचुआ खरीदकर इन्हें अपने गड्ढे में रखिए। अब इन्हें जूट की बोरी, पुरानी चादर अथवा घास से हल्के से ढक दीजिए। आपके लाल केंचुओं को भोजन चाहिए। आप इन्हें फल तथा सब्जियों के अपशिष्ट, कॉफी तथा चाय छानने के बाद बची हुई पत्तियों तथा खेत एवं बगीचे के खरपतवार दे सकते हैं। इस गड्ढे में इस भोजन को लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में दबाकर रखना अच्छा हो सकता है। नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस एवं दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में लाल केंचुओं को ना दें। इन वस्तुओं को गड्ढे में डालने से उसमें रोग कारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। कुछ दिनों के अंतराल में गड्ढों के पदार्थों को धीरे धीरे मिलाते रहें तथा इसकी ऊपरी सतह को हिलाते रहें। लाल केंचुओं की दांत नहीं होते। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजड़ कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सिम्पी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृत्रिम के गिजड़ में पहुंच जाता है
और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है। लाल केंचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते, उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केंचुओं की भलीभांति देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या 2 गुनी हो जाएगी। 3-4 सप्ताहों के अंतराल पर अपने गड्ढों का सावधानी पूर्वक परीक्षण करते रहें। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? जब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है, इस गड्ढे के एक किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग से खाद को निकालकर कुछ घंटों तक इसे धूप में सुखाइए। आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि है। आप इनका उपयोग और अधिकांश कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं, अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। उससे उत्तम वर्मी कंपोस्ट खाद को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट से सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपके बहुत से धन की बचत भी होगी, जो आप महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है, इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रा के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5 से 10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिनों तक अपने घरों का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है? आप अपने घरों के सदस्यों की संख्या जानते हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की संख्या का पता लगा लें तो क्या अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है? आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहां कचरा कम निकलता है। नानू छठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपने कई नई नोटबुकों के पन्ने फाड़ कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई विभिन्न चीज़ों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल की छिलने से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलिथीन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रहे हैं? यह लेप क्या है? यह कागज की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है, नानी ने उत्तर दिया है। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही है? नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्के और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए। श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागजों को एकत्र कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात नहीं सुनता तक नहीं था। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हैट खरीदे। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलिथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलिथीन की थैली न देकर कागज की थैली दे दी। नानू ने बहुत सी चीज़ों जैसे टॉफियाँ और बिस्कुट भी खरीदे। उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलिथीन की थैली देने को तैयार ही नहीं था। घर से चलते समय श्याम ने उस कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात न मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से
बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखटों के साथ अपने घर ले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। उसका शहर श्याम के गांव से कितना अलग है। वह गांव अच्छा, स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहाँ कचरा बीनने वाले नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नौक भाव चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए कि वे एकत्रित किए गए इस कचरे का क्या करते हैं। वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। क्या वह अथवा उसके मित्र विद्यालय जाते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे? आइए इसे बनाना सीखें। कागज पर पुनः चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगनीज, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य प्रकार कागजों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़े आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डुबा रहने दीजिए। अब इसे भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी बनाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर लगेली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। जल के बाहर निकल जाने पर प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वे मुड़ न सके। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ी तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण का आकर्षण कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज पर पुनः चक्रण किया, क्या वैसे ही हम हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं? प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। प्लास्टिक वरदान या अभिशाप। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार के प्लास्टिकों का पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। क्या आपने एक्सपेरिमेंट 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियों एवं कुछ प्लास्टिक विगलित नहीं होते? अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपाटन एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपाटन से अनजान होकर उसकी अपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्राय ये थैलियों खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्राय दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वाले द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनर्चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस मुक्त करते हैं। ये गैस से बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानव में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती है। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं।
जारी किए। छात्रा का यह सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों का पुनःचक्रण पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इस पुनःचक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नहीं होना चाहिए। सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि लोग भराए अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गले मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्राय प्लास्टिक की थैलियों को भी निगल जाते हैं। कभी कभी इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानीपूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती हैं। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगते हैं। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुँचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपाटन के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहां भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज़ की थैलों उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों का उधर उधर ना फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को भी कभी ना जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और ना बाहर फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज पुनः चक्रित करें। हम कागज के दोनों ओर लिखें। रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तकी में बिना लिखे छूटे कागज को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों के विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई